अब नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम HTML के अंदर पढ़ने वाले हैं, ये है मेरा लिस्ट एलिमेंट। यानी जब भी अगर हमें HTML के अंदर या ब्राउज़र के ऊपर अपनी लिस्ट को दिखाना होता है तो उसके लिए हम लिस्ट टैग का यूज़ करते हैं। हम लिस्ट को दो फॉर्म्स में दिखा सकते हैं। एक होता है बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में, यानी इस तरीके से आइटम A, आइटम B, आइटम C, इस तरीके की अगर हमें लिस्ट दिखानी होती है जिसमें यहाँ पर मेरे बुलेट पॉइंट्स आते हैं, मतलब सर्कल में वो जो डॉट्स आते हैं, इस तरीके की लिस्ट को हम अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट कहने का मतलब है इस लिस्ट के अंदर अपना कोई एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं है। ये ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर B वाला आइटम हम ऊपर भी दिखा सकते थे, A वाला हम नीचे भी दिखा सकते थे, तो कोई सेट सीक्वेंस नहीं होता हमारे आइटम्स का। एंड वहीं दूसरी तरफ हमारे पास ऐसी लिस्ट भी होती है जिसमें हम लिखते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जैसे मान लो रोल नंबर की लिस्ट निकली है तो उसमें हो सकता है A से जिसका नाम शुरू होता है वो थोड़ा ऊपर आएंगे, B से जो नाम शुरू होता है वो बाद में आएगा, D से जो नाम शुरू होता है वो उसके बाद आएगा, एंड इस तरीके से मल्टीपल नेम्स जो हैं वो फॉलो करते हुए नीचे आएंगे। एंड सेम तरीके से अगर हमने ABCD की फॉर्म में दिखाया है तो इस तरीके की जो लिस्ट होती हैं इनको हम ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब इनका कोई फिक्स्ड एक सीक्वेंस है, 1 2 3 4 सीक्वेंस में आ रही है, ABCD सीक्वेंस में आ रही है। तो दोनों तरीके की लिस्ट को हम HTML में बनाना सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अब HTML के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट वाले टैग को यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं UL टैग का। UL टैग जो है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज होता है, पर सिर्फ UL टैग लिखने से हमारी लिस्ट क्रिएट नहीं होती। हर एक लिस्ट के आइटम को क्रिएट करने के लिए हमें इसके अंदर एक और टैग को यूज करना पड़ता है जो होता है हमारा लिस्ट आइटम टैग। तो अगर ये मेरा एक आइटम है तो इसके लिए मुझे एक LI टैग यूज करना पड़ेगा, इसके लिए एक और LI टैग यूज करना पड़ेगा, इसके लिए एक और LI टैग यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं कोई खाने की लिस्ट बना रही हूँ तो इस तरीके से लिस्ट आइटम टैग के अंदर मैं अपना फर्स्ट आइटम लिख सकती हूँ, फिर सेकेंड आइटम, फिर थर्ड आइटम, एंड जितने भी आइटम्स हम चाहें उतने आइटम्स अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो HTML के अंदर एक बार हम लिस्ट बनाकर देखते हैं। हमने क्या किया है, अपनी एक helloworld.html नाम की फाइल ली है, इस पर प्रेस करेंगे हम एक्सक्लेमेशन रिटर्न, तो हमारा बॉयलर प्लेट कोड हमारे लिए जनरेट हो जाएगा और इस फाइल को टाइटल दे देते हैं हम लिस्ट इन HTML, कर लेते हैं सेव। अब बॉडी टैग के अंदर जहां हम सारा कंटेंट लिखते हैं वहां पर हम अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL टैग को लिखेंगे। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला जो हमने टैग बना लिया इसको सेव करें और रिफ्रेश करें ब्राउजर में, तो अभी यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि सिर्फ अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखने से लिस्ट क्रिएट नहीं होती, उसके अंदर आइटम्स भी क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे हम चाहें तो आइटम्स में लिख सकते हैं ब्रेड, नेक्स्ट आइटम हम लिख सकते हैं लेट्स से जैम, इस तरीके से जैम। इसके अलावा नेक्स्ट आइटम हम लिख सकते हैं लेट्स से फ्रूटी, हमने लिख दिया, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे जो लिस्ट आइटम है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसे, वो मुझे दिखने शुरू हो जाएंगे। अपने ब्राउजर पर अगर आपको जूम इन करना है तो यूजुअली हमारा जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर हम कमांड एंड प्लस वाला जो आइकन होता है उसको प्रेस करते हैं, नहीं तो आप सिंपली गूगल करके देख सकते हैं आपके ब्राउजर के लिए क्या सेटिंग है। एंड यहाँ पर और थोड़े से आइटम्स क्रिएट करना चाहें तो लेट्स से हमने समोसा क्रिएट कर लिया, हमने डोसा क्रिएट कर लिया, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके की जो लिस्ट होती है उसको हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ UL टैग एंड आर LI टैग। अब हम चाहे तो एक और चीज भी कर सकते हैं, जैसे ये जो लिस्ट आइटम वाला टैग होता है इसके अंदर जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं, हम अपने लिस्ट आइटम के अंदर और भी डिफरेंट HTML टैग्स को लिख सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो LI टैग के अंदर हम अपने H2 टैग को लिख सकते हैं। तो H2 यानी मेरी हेडिंग वाला टैग, और यहां पर हम कुछ इस तरीके का लिख सकते हैं want to buy, सेव, रिफ्रेश। तो यहां से क्या हुआ, ये मेरा फर्स्ट लिस्ट आइटम हो गया जिसमें लिखा रहा है want to buy, और ये want to buy का फॉन्ट साइज काफी बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसे मैंने अपने H2 हेडिंग टैग के अंदर लिखा है। तो लिस्ट के अंदर सिर्फ मेरा नॉर्मल टेक्स्ट नहीं आता, मेरे दूसरे टैग जैसे मेरा पैराग्राफ टैग हो गया या मेरा बोल्ड टैग हो गया या फिर हमारा हेडर टैग हो गए या कोई और टैग भी हो गया, वो सारे के सारे टैग्स हम एज माई लिस्ट आइटम्स प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की लिस्ट की, जो होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमें सिर्फ बाहर वाला जो टैग होता है उसकी जगह लिखना होता है OL। OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, एंड उसके अंदर नॉर्मली हम लिस्ट आइटम्स को वैसे ही क्रिएट करते हैं जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्रिएट किया जाता है। जैसे यहाँ से want to buy हटा देते हैं, सेव, एंड अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को ही कॉपी करके नीचे कर देते हैं पेस्ट, और अनऑर्डर्ड की जगह यहाँ पर कर देते हैं अपने टैग को ऑर्डर्ड लिस्ट, सेव, रिफ्रेश। तो ये वाली जो लिस्ट थी मेरी, ये थी अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड ये वाली लिस्ट मेरी ऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। तो ऑर्डर्ड लिस्ट है तो इसमें 1 2 3 4 5 अब जो एलिमेंट्स है मेरे वो सीक्वेंस में प्रेजेंट होकर आएंगे। इसके अलावा हम एक और चीज कर सकते हैं कि जो भी मेरा ऑर्डर है
उसका हम टाइप चेंज कर सकते हैं। तो OL के अंदर हम लिख सकते हैं टाइप इज इक्वल टू, यहां पर मैंने लिखा टाइप इज इक्वल टू कोट्स A। तो मैंने कैपिटल A यहां पर लिखा है, ये मैंने डबल कोट्स यूज किए हैं। ये टाइप इज इक्वल टू A का क्या मतलब है, ये एक्चुअली हमारे एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए याद रखना है कि ऑर्डर्ड लिस्ट में अगर हमें टाइप चेंज करना है तो उसके लिए हम टाइप इज इक्वल टू वो टाइप लिख सकते हैं। इसे सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो अब मेरी ऑर्डर्ड लिस्ट के सामने ABCDE आने लग गया, और यहीं पर कैपिटल A की जगह हमने स्मॉल a करके सेव करके रिफ्रेश किया होता तो क्या होता, स्मॉल ABCD हमारी लिस्ट के जो आइटम्स हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होते। तो जो भी ऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर टाइप को भी चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस एट्रीब्यूट। अब वैसे तो और भी थोड़े से टाइप्स होते हैं, बट ये सबसे ज्यादा जनरली यूज होने वाले टाइप्स हैं। जब भी हम ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर रहे होंगे हम इन्हीं टाइप्स को यूज करके उसे क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं HTML के अंदर HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो अभी तक हमने देखा कि हम नॉर्मली कोई भी HTML टैग है जिसे अपने HTML के अंदर लिख सकते हैं। हम चाहे तो H1 टैग लिख सकते हैं, हम चाहे तो अपना पैराग्राफ टैग लिख सकते हैं, बट कभी कभी टैग के नाम के साथ हम कुछ और वैल्यू वहां पर लिख रहे होते हैं, कुछ और टेक्स्ट वहां पर लिख रहे होते हैं। उस टेक्स्ट को हम अपना एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द टैग। यानी एक तो है कि मैंने नॉर्मल कोई टैग लिख दिया, जैसे अभी तक हमने क्या किया था, ऑर्डर्ड लिस्ट का एक टैग लिखा था, बट उसके साथ अगर मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे अगर मुझे उस लिस्ट का टाइप चेंज करके उसका टाइप की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो ये जो टाइप इज इक्वल टू A था, ये एक तरीके से एट्रीब्यूट था ऑर्डर्ड लिस्ट में। या फिर जैसे HTML वाले टैग में जब हम लैंग्वेज इज इक्वल टू EN लिखते हैं तो ये भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट कहने का क्या मतलब है, एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो HTML टैग के अंदर का ये जो एट्रीब्यूट है ये मुझे बता रहा है कि HTML में कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है। HTML में मेरी इंग्लिश लैंग्वेज यूज हो रही है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मुझे कौन सा टाइप यूज करना है, मुझे ABCD इस तरीके का टाइप अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज करना है। तो जैसे हम अपनी अगर नॉर्मल बॉइलर प्लेट कोड देखें तो इसमें HTML के साथ हम लिखते हैं लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश, तो ये मेरा एट्रीब्यूट है। मेटा टैग के अंदर जो ये मेरा कैरेक्टर सेट, कैर सेट इज इक्वल टू UTF-8 लिखा हुआ है, ये भी मेरे पास अपना एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पर ये जो नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, कॉन्टेंट इज इक्वल टू विड्थ स्केल, ये कॉन्टेंट इज इक्वल टू IEH, या इस तरीके से जितनी भी वैल्यू इज इक्वल टू समथिंग, ये क्या है, ये बेसिकली है A इज इक्वल टू समथिंग, जो डबल कोट्स में A इज इक्वल टू B, जिसमें डबल कोट्स के अंदर या आप चाहें तो सिंगल कोट्स के अंदर भी कोई भी वैल्यू है जिसको लिख सकते हैं। तो उसमें A वैल्यू लेफ्ट की तरफ आ रही होती है, B वैल्यू राइट की तरफ कोट्स के अंदर आ रही होती है। ये जो पेयर होता है, दो वर्ड्स की जोड़ी होती है। अब इसमें जो A होता है इसी को हम अपना एट्रीब्यूट कहते हैं। यानी यहाँ पर लैंग्वेज मेरा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू इंग्लिश है, यहाँ पर टाइप मेरा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू A है। तो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। यहाँ पर कैर सेट मेरा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू हमने ये दी है। हम चाहे तो डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी। जैसे इस टाइप को अगर हम यहाँ पर सिंगल कोट्स में भी लिखेंगे, इसे सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तब भी मेरा टाइप सेम ही रहेगा ABCDE, क्योंकि डबल कोट सिंगल कोट सिमिलर तरीके से इंटरप्रेट होते हैं HTML के अंदर। नेक्स्ट एलिमेंट HTML के अंदर जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ये है मेरा एंकर एलिमेंट। एंकर एलिमेंट हमारे पेज के ऊपर लिंक्स को ऐड करने के लिए यूज होता है। यानी कई बार हम कई सारी वेबसाइट्स के ऊपर जाते होंगे जहां पर किसी भी टेक्स्ट को क्लिक करके हम किसी और पेज पर जा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल सा एक विकीपीडिया का एग्जाम्पल लूँ, तो लेट्स सपोज विकीपीडिया के एवेंजर्स वाले पेज पर हम गए, तो जैसे यहाँ पर अब हम टॉक पर क्लिक करेंगे, तो टॉक पर क्लिक करने से हम क्या हो जाएगा, हम किसी और पेज पर चले जाएंगे। या यहाँ पर इस बेस्ड ऑन पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम किसी और सेक्शन पर या किसी और पेज पर चले जाएंगे। तो इस तरीके का जो काम होता है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिस पर क्लिक करने से हम किसी और जगह चले जाते हैं, उसे हम एंकर टैग की फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे लिंक्स कहते हैं, या HTML भाषा में इसे एंकर टैग कहते हैं। तो अपने पेज पर भी अगर हमें लिंक्स को ऐड करना है तो उसके लिए हम एंकर टैग्स को यूज करते हैं। एंकर टैग का मतलब होता है बेसिक हमारा A टैग। अगर हम सिंपली A लिख लेते हैं तो ये मेरा एंकर टैग कहलाता है। पर सिर्फ एंकर टैग लिखने से कुछ नहीं होता, एंकर टैग के साथ हमें लिंक करना पड़ता है कि आप इस पर क्लिक करके कहाँ पर जाना चाहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हम google.com पर जाना चाहते हैं, तो लिंक करने के लिए एंकर टैग के जो ओपनिंग टैग होता है, ये मेरा ओपनिंग टैग है, ये मेरा क्लोजिंग टैग है। ओपनिंग टैग के अंदर हम अपने href, ये वाला मेरा एट्रीब्यूट होता है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एट्रीब्यूट कहेंगे। तो यहाँ पर href की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। अब ये सुनने में भारी सा लग रहा है, बट इसका बेसिक मतलब ये है लिंक।
कि कौन से लिंक पर आप जाना चाहते हैं इसको क्लिक करके। तो हाइपर लिंक रेफरेंस की वैल्यू जो है उसको हम सेट करेंगे google.com का पूरा लिंक। तो हम पूरा का पूरा लिंक लिखते हैं, सिर्फ google.com नहीं, google.com की पूरी वेबसाइट का हमें लिंक लिखना पड़ता है। और फिर हम एंकर टैग के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जिस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके हम उस लिंक को रीच कर लेंगे। अब ये जो सारी चीज़ें हमने बोली है इनको धीरे धीरे एक बार करते हैं। क्या करेंगे, पुराना जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला जितना भी कोड था उसे हटा देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। यहाँ पर कर देते हैं टैग्स इन HTML, रिफ्रेश। एंड अब क्या करेंगे, अब एक एंकर टैग को हम क्रिएट करने वाले हैं। एंकर टैग को क्रिएट करने के लिए हम सिंपली लिखते हैं ए, इसे करेंगे सेव, रिफ्रेश। तो सिंपली ए लिखने से स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं होगा, पर जब इस एंकर टैग के अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तब वो टेक्स्ट क्लिकेबल बनेगा। जैसे अगर मैंने गूगल लिख दिया, इसे करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो अभी क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल सा गूगल डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहा है। पर अगर हम गूगल का लिंक भी ऐड करते हैं, लिंक ऐड करेंगे ओपनिंग टैग के अंदर, हम लिखेंगे href हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू डबल कोट्स, ये मेरा एक एट्रीब्यूट है। और एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, लेट्स सपोज हमने लिखा google.com, कि जैसे इस गूगल पे क्लिक करें हम google.com पे पहुंच जाएं, सेव, रिफ्रेश। google.com क्या है, एक लिंक है। तो क्या होगा, ये छोटा सा लिंक हमारी स्क्रीन पर हमें दिखाई देने लग जाएगा। एंड इस पर क्लिक जैसे ही हम करेंगे ना, हम इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ ये कह रहा है योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, यानी ये आपकी फाइल तक पहुंच नहीं पा रहा। कह रहा है हो सकता है आपकी फाइल मूव हो गई है, एडिट हो गई है या डिलीट हो गई है, एरर ये दिखा रहा है फाइल नॉट फाउंड। तो इसने क्या किया, HTML ने ये समझा कि href में जो आपने ये google.com लिखा है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि google.com आपके कंप्यूटर की कोई एक फाइल है जिसे अब ब्राउजर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बट google.com एक फाइल नहीं है, google.com तो पूरी की पूरी वेबसाइट है। पर उस वेबसाइट पे जैसे ही आप google.com करते हैं, इस वेबसाइट का लिंक सिर्फ google.com नहीं है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे एक्सपैंड करेंगे, क्लिक करके क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, एक और बार क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करने से पूरा एक्सपैंड हो जाएगा। तो हम सिर्फ google.com पर सर्च नहीं करते, जब भी हम google.com लिखते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, हम https ये :/www.google.com ये पूरा लिंक होता है गूगल का। एंड इस पूरे लिंक को हमें कॉपी करके पेस्ट करना होता है। इसमें https क्या है, इसमें www क्या है, इनकी शायद फुल फॉर्म्स होंगी जो हमने बचपन में सीखी होंगी। https हमारी एक प्रोटोकॉल होती है जिसके बारे में हम बाद में सीखने वाले हैं। www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो पूरे वेब के ऊपर google.com को सर्च किया जाएगा। बेसिकली google.com के साथ अगर हम लिंक करना चाहते हैं तो हमें पूरा का पूरा लिंक लिखना पड़ेगा। इसे करेंगे सेव और यहाँ पर जाकर अभी के लिए करेंगे इसे रिफ्रेश। अब रिफ्रेश किया तो दिखने में कोई चेंज नहीं आएगा, पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, वैसे ही क्लिक करके क्या हुआ, क्लिक करके हम सीधा google.com पर पहुंच गए। बैक कर सकते हैं। उसी तरीके से हम चाहें तो एक और एंकर टैग क्रिएट कर सकते हैं। इस एंकर टैग में हम लिख देंगे नेटफ्लिक्स और इसे लिंक कर देंगे netflix.com के साथ। मैंने लिखा href और netflix.com का पूरा लिंक ले लेते हैं, netflix.com इसे करते हैं कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट। तो netflix.com है https और www.netflix.com और /in का मतलब लिंक्स के अंदर यूजुअली होता है इंडिया। जहाँ पर कोई ऐसी वेबसाइट होगी जिसको यूएस के लिए अलग वर्जन दिखाना होगा, वो यूएस लिखती है। यूके के लिए अलग वर्जन होगा तो वहाँ पर /UK या इस तरीके की कुछ चीज़ होगी। जैसे यहाँ पर बस ऐसे ही गेस कर रहे हैं कि IN की जगह अगर हम UK लिख के इसे रिफ्रेश करें तो भी IN आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट शायद वो ट्रैक कर रहा है कि हमारा जो IP है वो इंडिया का है। तो इसे कर लेते हैं हम क्रॉस। एंड अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने नेटफ्लिक्स लिखा है, ये नेटफ्लिक्स को लिंक कर दिया, इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो एक लिंक मेरे गूगल का आ गया, एक लिंक मेरे नेटफ्लिक्स का आ गया। अब हम अगर गूगल पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल पर पहुंच जाएगा, बैक करेंगे, नेटफ्लिक्स पर क्लिक करेंगे तो नेटफ्लिक्स पर पहुंच जाएगा, इसको बैक कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल वेब पेजेस या मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिनको हम अपने मेन वेब पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। अब हमारा जो एंकर टैग होता है, इस एंकर टैग के अंदर जो मेरा href नाम का एट्रीब्यूट होता है, इस एट्रीब्यूट के अंदर हम 2 तरीके के लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। एक लिंक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट लिंक और एक लिंक होता है हमारे पास रिलेटिव लिंक। एब्सोल्यूट लिंक कहने का मतलब है वो लिंक जो डायरेक्टली इंटरनेट पर जैसा दिखता है वैसे के वैसा वहां पर पेस्ट हो गया है। एब्सोल्यूट लिंक में जैसे अभी हमने गूगल लिंक कर रखा है, नेटफ्लिक्स लिंक कर रखा है, इस तरीके के लिंक्स को एब्सोल्यूट लिंक्स कहते हैं। रिलेटिव लिंक्स के अंदर यूजुअली हम अपनी फाइल के लिंक्स लिखते हैं। जैसे फाइल के लिंक कहने का मतलब है कि अगर अभी हम helloworld.html के ऊपर हैं तो यूजुअली जब भी हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो एक पेज से दूसरे पेज, मतलब एक HTML पेज से दूसरे HTML पेज तक जाने के लिए
इस तरीके से हम लिखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं मैंने होम का ऑप्शन बना दिया, और होम को किसी और पेज के साथ लिंक करने के लिए हम अपने रिलेटिव लिंक को यूज करेंगे। तो ये जो दूसरा पेज होगा ये भी कुछ ऐसी फाइल होगी जो हमारे सिस्टम के अंदर ही होगी। रिलेटिव यानी जिस भी फोल्डर के अंदर हम हैं या जिस भी फाइल पर हम काम कर रहे हैं उसके रिलेटिव में हम अपने लिंक को लिख रहे हैं। तो वहां पर यूजुअली अगर हमने कोई और index.html या कोई और HTML फाइल बनाई है तो उसका भी हम लिंक जो है यहाँ पर href के अंदर लिख सकते हैं। बट अभी के लिए वो चीज़ हम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अभी के लिए हमने नया नया HTML सीखना शुरू किया है। अभी के लिए जो पेज लिंकिंग या मल्टीपल पेजेस को क्रिएट करने वाली चीज़ हो जाएगी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। बट डेफिनेटली बाद में जाकर जब हम अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होंगे उस टाइम पर हम मल्टीपल पेजेस क्रिएट करके उनको लिंक करना भी सीखेंगे। बट अभी के लिए ये याद रख सकते हैं कि एब्सोल्यूट लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो इंटरनेट पर होस्टेड किसी चीज़ के साथ हमें कनेक्ट करवाते हैं, और रिलेटिव लिंक्स में हम उन लिंक्स की बात कर रहे हैं जो हमारे फाइल सिस्टम के अंदर ही कहीं ना कहीं पर एग्जिस्ट करते हैं। तो दोनों तरीके के लिंक्स हम अपने एंकर टैग्स के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट जिसको हम पढ़ने वाले हैं HTML में, ये है मेरा इमेज एलिमेंट। अब इमेज एलिमेंट का क्या काम होता है? इमेज एलिमेंट हमारी पेज के ऊपर किसी इमेज को ऐड करने के लिए यूज होता है। इमेज एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम अपने इमेज टैग को यूज करते हैं, और मेरा जो इमेज टैग होता है वो एक सिंगल टैग होता है। अभी तक जितने भी टैग्स को हम पढ़ते आए हैं, जैसे मेरा H1 टैग हो गया जो इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे मेरा पैराग्राफ टैग हो गया जो इस तरीके से लिखा जाता है, या मेरा एंकर टैग हो गया जो इस तरीके से लिखा जाता है, ये सारे के सारे मेरे पेयर वाले टैग हैं। पेयर टैग कहने का मतलब है कि इनमें ओपनिंग टैग अलग होता है, क्लोजिंग टैग अलग होता है। तो दो टैग्स के पेयर को बनाकर एक सिंगल एलिमेंट हमारे पास बनता है। पर जो मेरा इमेज एलिमेंट का टैग होता है वो एक सिंगल टैग होता है। सिंगल यानी इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिर्फ हम ओपनिंग टैग लिखते हैं और बीच के एट्रीब्यूट्स को लिख रहे होते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का टैग है। पर सिर्फ इमेज टैग हमारा सिंगल टैग नहीं होता, इसके अलावा हम लाइन ब्रेक टैग या हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके के काफी सारे डिफरेंट टैग्स पढ़ेंगे जो खुद में अपने आप में सिंगल टैग्स होते हैं। अब सिंगल टैग्स में सिर्फ ओपनिंग टैग लिखा जाता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। इमेज टैग को लिखने के लिए भी हम इसका सिर्फ ओपनिंग टैग लिखते हैं। इमेज एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए या पेज के ऊपर इमेज को बनाने के लिए हम इमेज टैग को लिखते हैं और फिर उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं। पहला एट्रीब्यूट है हमारा सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स एट्रीब्यूट बताता है कि जो भी आप इमेज अपने पेज पर डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं उसका लिंक क्या है। तो यहीं पर दोबारा से हम दो तरीके के लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। रिलेटिव लिंक कहने का मतलब है वो लिंक जो हमारे फोल्डर पर या हमारी किसी फाइल के अंदर ऑलरेडी लिखा गया है। जैसे अगर मैंने image.png कोई इमेज ली है तो वो इमेज मेरे फोल्डर के अंदर ही एग्जिस्ट करती होगी। और दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास होता है ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट का मतलब होता है एक ऑल्टरनेटिव नाम। ऑल्टरनेटिव नाम कहने का मतलब है कि कभी कभार ना इंटरनेट डाउन हो जाता है, कभी कभार हमारी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो हो जाती है, या फिर मान लीजिए हमारा कनेक्शन उतना ज़्यादा सुपर फास्ट नहीं है, या फिर जो इमेज हमें एक्चुअली पेज पे दिखनी चाहिए थी वो डिलीट हो गई। तो ऐसे केसेस में हम एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट वहाँ पर दिखा देते हैं कि यहाँ पर इमेज तो अभी अब नहीं दिखा पा रहे, इमेज हमारे पेज के ऊपर नहीं दिख सकती, तो किस चीज़ की इमेज थी वो बताने के लिए हम अपने ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। तो हम इमेज टैग बनाएंगे, उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले इमेज को दिखाने के लिए हमारे पास एक एक्चुअल इमेज होनी भी चाहिए। तुम कोई भी रैंडम इमेज अपने इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें आयरन मैन की कोई इमेज डाउनलोड करनी है, तो आयरन मैन की अगर हम चाहें तो ये वाली इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। डबल क्लिक करके सेव इमेज, या जो भी आपका प्रोसेस होता है आप कहीं से भी कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। इमेज को हम कहाँ पर स्टोर करने वाले हैं? मैं अपने श्रद्धा खापरा नाम के फोल्डर के अंदर ही इस इमेज को स्टोर करूंगी। ये जो मेरी इमेज है इसको मैं अपने फोल्डर के अंदर दिखाऊंगी। तो इसे हम कर लेते हैं, लेट्स कॉल इट ironman.jpeg। तो ironman.jpeg ये एक इमेज है जो मैंने डाउनलोड कर ली है। कौन से फोल्डर में डाउनलोड करी है? अपने श्रद्धा खापरा नाम के फोल्डर में डाउनलोड की है, और ये वही सेम फोल्डर है जिसके अंदर मेरी ये helloworld.html फाइल लिखी हुई है। तो आपकी इमेज और आपकी फाइल सेम फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। अगर आप विंडोज़ पर काम कर रहे हैं और जब आप डाउनलोड कर रहे हैं किसी भी इमेज को, हम किसी भी रैंडम इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, अभी कॉपीराइट की फिक्र नहीं करनी। पर अगर वो इमेज डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर डाउनलोड हुई है, लोकल ड्राइव सी के अंदर, या कहीं भी जाकर डाउनलोड हुई है, सबसे पहले आपको उस इमेज को helloworld.html जहाँ पर आपने ये फाइल बनाई है वहीं पर आपको उस इमेज को डालना पड़ेगा। जैसे अभी हमने क्या किया है, ये मेरी ironman.jpeg एंड यहाँ पर आकर मेरी helloworld.html की फाइल आ जाती है। तो दोनों जो चीज़ें हैं वो सेम फोल्डर के अंदर हैं, तभी ये चीज़ वर्कआउट करेगी, नहीं तो आपके पास एरर आ जाएगा। तो अपनी इमेज को अब दिखाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इमेज टैग। सोर्स की अगर बात करें तो सोर्स को हम लिख सकते हैं, हमने क्या नाम दिया था इमेज का? ironman.jpeg। जो एग्जैक्ट नाम है
इमेज का वो पूरा का पूरा नाम यहाँ पर आना चाहिए, इसीलिए हमने रीनेम किया था ताकि उस इमेज को छोटा नाम दे सके। और ऑल्ट में हम लिख सकते हैं कि किसकी इमेज है, ये हम आयरन मैन की इमेज डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो मेरा सिंगल टैग होता है उस टैग के अंदर कंटेंट नहीं होता। जैसे अगर मेरा एंकर टैग था, एंकर टैग में दोनों टैग्स क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के बीच में हम कुछ टेक्स्ट लिख पाते थे, या फिर पैराग्राफ में हम कुछ टेक्स्ट लिख पाते हैं, H1 में हम कुछ टेक्स्ट लिख पाते हैं, पर इमेज टैग सिंगल टैग होता है तो इसमें कोई टेक्स्ट नहीं होता। इसे कर लेंगे सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, मेरी ये बड़ी सी आयरन मैन की इमेज यहाँ पर आ गई है। अब हम एक छोटा सा जुगाड़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो और एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है मेरा हाइट एट्रीब्यूट, यहाँ पर मैं 100 px लिख रही हूँ। एक होता है मेरा विड्थ एट्रीब्यूट, यहाँ भी मैं 100 px लिख रही हूँ। सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, ये इमेज बहुत छोटी सी होकर आ गई। ये जो है इसको जुगाड़ कहते हैं। एक्चुअली जब हम प्रैक्टिकली प्रोफेशनल तरीके से कोड करेंगे तो हाइट और विड्थ को हम एट्रीब्यूट की तरह यूज़ नहीं करते। हाइट और विड्थ सेट करने के लिए हम हमेशा CSS को यूज़ करते हैं, पर क्योंकि अभी तक हमने CSS को पढ़ा नहीं है तो यहाँ ये px क्या है, px का मतलब पिक्सल्स होता है। इनको भी हम बाद में जाके सीख रहे होंगे कि पिक्सल्स का मतलब एक्चुअली होता क्या है। इसको 100 की जगह लेट्स गिव इट 300, तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी मेरी इमेज। सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके की इमेज जो है वो मेरे पेज के ऊपर मुझे डिस्प्ले होकर दिख सकती है। अब अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हम यहाँ पर इमेज का जो है गलत नाम दे दें या फिर कोई गलत लिंक दे दें, लेट्स सपोज मैंने इसको बोल दिया ironman2.jpg, तो अगर आपने गलत नाम दिया होगा ना, अब अगर इसे रिफ्रेश करें तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा। इस तरीके का आपको सिंबल दिखेगा। ये जो होता है सिंबल, ये सिंबल आपने कई बार देखा होगा अगर इंटरनेट स्लो होता है या कोई एरर आ जाता है तो। एंड उसके बाद आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी आयरन मैन इमेज। ये एक्चुअली मेरा ऑल्टरनेट टेक्स्ट है। तो बेसिकली जब इंटरनेट नहीं होता और इमेजेस नहीं दिख पाती तो उस टाइम पर ऑल्टरनेट टेक्स्ट बताता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर एक आयरन मैन की इमेज होनी चाहिए थी जो अभी दिखाई नहीं दे रही। अब जब भी हमारे पास HTML का कोड होता है और उसके अंदर हम अपनी इमेजेस को ऐड करना चाहते हैं तो उसको करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि हम कोई भी एक फोल्डर बना लें। लेट्स सपोज अपने श्रद्धा खापरा नाम का ये जो फोल्डर है जिसके अंदर अभी तक हम कोडिंग करते आए हैं, उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर को हम नाम देने वाले हैं क्लासरूम। मैंने इसे क्लासरूम फोल्डर नाम दे दिया। अब क्लासरूम फोल्डर को ओपन करने के लिए हम जा सकते हैं VS कोड के ऊपर फाइल, यहाँ से हम क्लिक करेंगे ओपन पर। ओपन पर हमारी पूरी जो फाइल का पूरा हायरार्की है कंप्यूटर में वो दिखाई देने लग जाएगा। तो जो क्लासरूम फोल्डर हमने बनाया है इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो अभी क्या हुआ, VS कोड के अंदर मेरा पूरा क्लासरूम फोल्डर खुल गया है। इसे हम यहाँ पर वेलकम को हटा देते हैं। तो ये जो VS कोड है, इस सबसे लेफ्ट मोस्ट, ये जो सबसे टॉप पे आइकन होता है, ये हमारा एक्सप्लोरर आइकन होता है। इससे सारी की सारी फाइल्स वगैरह हमें दिखती हैं अपने करंट फोल्डर की। तो अभी VS कोड के अंदर इस पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारा क्लासरूम नाम का फोल्डर खुला हुआ है। तो आप भी इस तरीके से एक फोल्डर बना सकते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, index.html नाम की एक फाइल बनाएंगे। तो हमने क्लासरूम के अंदर index.html नाम की एक फाइल बना दी। अब हम इसको हेलो वर्ल्ड नहीं कह रहे, अब हम इसको index.html कह रहे हैं। इसका नाम इंडेक्स ही क्यों है, तो इंडेक्स एक स्पेशल नाम होता है जो हम अपनी मेन HTML फाइल को देते हैं जब भी हम बड़ा सा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। तो हमने शुरुआत में ही इसको index.html फाइल दे दिया है नाम। यहाँ पर हम चाहें तो बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर सकते हैं, इसे सेम टाइटल दे सकते हैं, टैग्स इन HTML। सेव। एंड इसके अंदर अब अपना इमेज टैग जो है उसको क्रिएट कर देते हैं। अब इमेज टैग क्रिएट करने के लिए हमारे फोल्डर के अंदर कोई इमेज भी होनी चाहिए, पर अभी हमारे फोल्डर के अंदर कोई इमेज नहीं है। तो इमेज को ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुराने फोल्डर में गए, ये जो हमारी आयरन मैन की इमेज है इसको कॉपी कर लिया और हमारा जो फोल्डर था, क्लासरूम फोल्डर था, उसके अंदर पेस्ट कर दिया। आप भी अगर विंडोज सिस्टम पर काम करें या किसी और सिस्टम पर काम करें तो उसके अंदर आपको फोल्डर्स बनाना तो आता ही होगा। सिंपली हम कहीं भी जाकर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर या फोल्डर ऐड फोल्डर का हमारे पास ऑप्शन आता है, हम फोल्डर बना सकते हैं। उसके अंदर एक index.html फाइल VS कोड से क्रिएट कर लेंगे और अपनी जो भी इमेज हमने डाउनलोड की है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके या कॉपी पेस्ट करके आप इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो चीजें हो गई, एक हमारी HTML फाइल, एक हमारी इमेज। अब यहाँ पर जैसे ही आपने वहाँ इमेज का ऐड कर दी, VS कोड के अंदर ऑटोमेटिकली हमारी जो इमेज है वो दिखने लग जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज आ गई, index.html आ गई। अब हम अपने इमेज टैग के अंदर सोर्स में इसका लिंक लिख सकते हैं, विच इज ironman.jpeg एंड ऑल्टरनेट में लिख देते हैं आयरन मैन इमेज। इसे कर लेते हैं सेव और यहाँ से इसे क्लिक करके लेफ्ट वाला पोर्शन जो है उसको हटा सकते हैं। अब आपके VS कोड के ऊपर जब भी HTML फाइल होती है हमारे पास इस तरीके का एक ऑप्शन आता है जिसको क्लिक करने से क्या होगा, ब्राउजर की जगह हमारे VS कोड के ऊपर ही चीज़ें खुलने लग जाएंगी। बट इसको हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम मोस्टली ब्राउजर को यूज़ करने वाले हैं। तो हमारी ये जो index.html फाइल थी कहाँ पर थी, मेरे इस क्लासरूम नाम के फोल्डर में थी। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये टैग्स इन HTML
खुल जाएगी। मेरी पुरानी फाइल क्या थी, पुरानी फाइल ये थी जो डायरेक्टली श्रद्धा काबरा फोल्डर के अंदर थी, नई फाइल क्लासरूम फोल्डर के अंदर आ रही है। पुराने वाले को क्लोज कर देते हैं, ये मेरी नई इमेज आ गई, यहाँ पर HTML कैपिटल L कर देते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल के अंदर कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं, बट ये हमेशा याद रखना है कि अगर बेटर तरीका ये होगा कि जब भी हमें इमेज ऐड करनी है उसको सेम फोल्डर के अंदर ऐड करें जो हमारे index.html का है। वरना अगर इमेज किसी और फोल्डर में होगी तो यहाँ पर जो सोर्स में लिंक हमें लिखना पड़ेगा, हमारा रिलेटिव लिंक, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कुछ केसेस में आपके एरर आएंगे, तो मैं नहीं चाहती कि आप वो एरर्स अभी फेस करें। अभी के लिए डायरेक्टली उसी फोल्डर के अंदर हम अपनी इमेज को ऐड कर रहे होंगे। अब एक और सेकंड तरीका होता है इमेज एलिमेंट को ऐड करने का, जिसमें हम क्या करते हैं, सोर्स के अंदर अपने एब्सोल्यूट URL को यूज करते हैं। URL यानी लिंक। तो अभी तक हमने रिलेटिव लिंक यूज किया था, यानी इमेज हमारे कंप्यूटर के अंदर ही थी, हमारे फोल्डर के अंदर ही थी। बट अब हम ऑनलाइन इमेजेस को देखने वाले हैं। जैसे अगर हम ऑनलाइन जाएं और अभी अगर लेट्स से हमें कैप्टन अमेरिका की अगर हमें ये वाली इमेज जो है इसको ऐड करना है, या फिर लेट्स से इस इमेज को ऐड करना है, तो इस इमेज को ऐड करने के लिए डबल क्लिक जब भी हम करेंगे ना इमेजेस के ऊपर इंटरनेट पर, तो यहाँ पर हमारे पास एक लिंक आएगा, कॉपी लिंक एड्रेस, या एक ये कॉपी इमेज एड्रेस। लिंक एड्रेस का मतलब होगा इस पूरे जो पेज है, इंफॉर्मेशन है, उसका लिंक, पर हम इमेज का एड्रेस है इसको कॉपी करेंगे। कॉपी इमेज एड्रेस पर मैंने क्लिक कर लिया, इसको कॉपी करके अब हम सोर्स में जाकर ironman.jpg की जगह इस लिंक को कर देंगे पेस्ट, इसे कर देंगे सेव। अब ये क्या है, ये एक बड़ा सा लिंक है, इंटरनेट के ऊपर जो होस्टेड इमेज है ये उसका बड़ा सा लिंक है। इसे सेव कर दिया और यहाँ पर जाकर अपने टैग्स इन HTML को रिफ्रेश कर दिया। तो अब क्या हुआ, पेज रिफ्रेश हुआ और यहाँ पर यही सेम इमेज जो यहाँ पर थी वो अब मुझे अपने पेज के अंदर दिखाई दे रही है। पर अगर ये इमेज इंटरनेट से डिलीट हो गई तो मेरे पेज के ऊपर से भी इमेज डिलीट हो जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है रिलेटिव में जो आप इमेज ऐड करते हैं, क्योंकि वो आपके कंप्यूटर के ऊपर है, उसके डिलीट होने के चांसेस कम है, तो वो हमेशा दिखाई देगी। जबकि अगर आपने इंटरनेट से कोई रैंडम इमेज उठाई है तो वो इंटरनेट वाली इमेज कभी भी डिलीट हो सकती है, तो वो आपके पेज से भी कभी भी डिलीट हो जाएगी। तो दोनों तरीके की इमेजेस हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग केसेस के हिसाब से अलग अलग इमेजेस हमारे पास ज्यादा सूटेबल होंगी। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ 3 फ्रूट्स। तो यहां पर आपको क्या करना है, हमें 3 फ्रूट्स की एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है, जिसमें 3 फ्रूट्स हैं हमारे पास, एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो, दैट ऑल्सो शोज लिंक्स टू देयर पिक्चर्स। यानी यहां पर मुझे ऊपर तो लिखना है लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है हमारी H1 हेडिंग हो जाएगी। फिर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट की फॉर्म में तीनों फ्रूट्स के नाम लिखने हैं, एंड उसके बाद इस तरीके से एक टेक्स्ट मुझे लिखना है जो उस फ्रूट की पिक्चर तक मुझे लेकर आए। तो जब भी हमें कोई लिंक क्रिएट करना होता है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एंकर टैग्स को क्रिएट करना पड़ेगा, और एंकर टैग्स को क्लिक करने से हम इंटरनेट पर किसी भी एप्पल की, ऑरेंज की, मैंगो की, फ्रूट की पिक्चर पर चले जाएंगे। तो इस तरीके की एक्टिविटी हमें करनी है। तो इसके कोड से पहले मैं आपको बिल्कुल अर्ज करूंगी यहाँ पर वीडियो पॉज करनी है और खुद से ये चीज इंप्लीमेंट करने का ट्राई करना है, उसके बाद हम डायरेक्टली सॉल्यूशन को आकर देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए index.html में सबसे पहले तो बॉइलर प्लेट कोड जनरेट करते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, सेव। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो अपनी H1 हेडिंग को बनाते हैं। H1 हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, इसे कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पर रिफ्रेश। तो ये मेरी लिस्ट ऑफ फ्रूट्स डिस्प्ले हो गया। फिर मुझे एक्चुअल फ्रूट्स की लिस्ट बनानी है। तो फ्रूट्स की लिस्ट के अंदर पहले एप्पल आता है, फिर ऑरेंज आता है, फिर मेरे पास मैंगो आता है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम यूज करेंगे अपना UL टैग, जिसके अंदर हर एक लिस्ट आइटम के लिए हम लिखने वाले हैं LI लिस्ट आइटम टैग को। सबसे पहले मेरे पास एप्पल आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास यहाँ ऑरेंज आ जाएगा, एंड उसके बाद लिस्ट आइटम में हमारे पास यहाँ पर मैंगो आ जाएगा। इसको कर लेंगे सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से तीनों आइटम्स आ गए मेरी लिस्ट के अंदर। अब तीनों आइटम्स के साथ मुझे क्या करना है, इनको इनकी पिक्चर्स के साथ लिंक करना है। तो पिक्चर्स के साथ लिंक करने के लिए लिस्ट आइटम टैग के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, एक एंकर टैग बना सकते हैं। तो हम एक एंकर टैग क्रिएट कर लेते हैं। एंकर टैग के अंदर हम लिख सकते हैं C एंड एप्पल, सेव, रिफ्रेश। पर अभी ये सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट दिखाई देगा। अभी हमने क्या नहीं लिखा, इसका href नहीं लिखा। href के अंदर मुझे एप्पल का लिंक डालना पड़ेगा। तो हम इंटरनेट पर जाकर कोई भी एप्पल की जो इमेज है उसे सर्च कर सकते हैं। तो फ्रूट लिख देती हूँ, लेट्स सपोज ये वाली इमेज या ये वाली इमेज हमें डिस्प्ले करानी है। डबल क्लिक किया, इसका कॉपी इमेज एड्रेस किया, एंड इस तरीके से यहाँ पर इसे कर सकते हैं सेव। तो ये लंबा सा लिंक यहाँ पर आकर पेस्ट हो गया। ऑरेंज के लिए भी सेम चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं C एंड ऑरेंज, और यहाँ पर href के अंदर ऑरेंज की कोई भी जो पिक्चर होगी उसे सर्च कर लेते हैं, ऑरेंज इमेज।
इसको क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस, तो href के अंदर ये चला जाएगा। एंड उसी तरीके से एक और एंकर टैग क्रिएट कर लेंगे, सी अ मैंगो। इसके लिए भी href का एक लिंक ढूंढ देते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं मैंगो की पिक्चर के लिए, ये वाली पिक्चर हम डिस्प्ले करा सकते हैं, डबल क्लिक, यहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस एंड यहाँ पर पेस्ट। इस तरीके से तीनों इमेजेस जो हैं इनके लिंक यहाँ पर आ गए, बड़े से लिंक्स। इसे कर लेते हैं सेव एंड मेन पेज पर जाकर रिफ्रेश। तो क्या हुआ, एप्पल आ गया, उसके बाद एप्पल की इमेज, और जैसे इसको क्लिक करेंगे वैसे ही क्या होगा, एप्पल की इमेज आ जाएगी। यहाँ से हम बैक जा सकते हैं, ऑरेंज को देखना चाहते हैं तो ऑरेंज वाली इमेज के हम लिंक पर चले जाएंगे, बैक जा सकते हैं। मैंगो को देखना चाहते हैं तो मैंगो वाले हम इस लिंक पर चले जाएंगे बैक। तो इस तरीके से हम अपने डिफरेंट टैग्स को क्रिएट करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन टाइप की लिस्ट बना सकते हैं। ऑल्दो ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है देखने में और कोई प्रैक्टिकल भी नहीं है। मान लो छोटे 5 साल के बच्चे को अगर यूज़ करना है, वो एप्पल जानना चाह रहे हैं एप्पल कैसा दिखता है, मैंगो कैसा दिखता है, तो उसके लिए शायद ये वेबसाइट परफेक्ट होगी। बट यहाँ से हमें एक बेसिक आइडिया लग गया कि लिस्ट को या फिर एंकर टैग को, इनफैक्ट इमेज हम यहाँ पर साथ में ऐड कर सकते हैं कि एप्पल के साथ ही उसकी इमेज दिख जाए। इस तरीके से टैग्स को मिक्स एंड मैच करके कैसे अपनी डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को सिंगल पेज के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टैग जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये है मेरा BR टैग। अगर हमारे पास कोई बड़ा सा पैराग्राफ होता है जिसमें हम चाहते हैं कि बीच में एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो जाए, लाइन का स्पेस आ जाए, हम नेक्स्ट कैरेक्टर नेक्स्ट लाइन से शुरू कर दें, तो उसके लिए हम लाइन ब्रेक्स को ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ BR टैग। अब BR टैग भी एक सिंगल टैग होता है, पेयर में वर्क नहीं करता, ना ही इसका अपना कोई कंटेंट होता है। हमने सिंपली जहां पर BR लिख दिया वहां पर हमारे पास एक लाइन ब्रेक होकर आ जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं मुझे अपने बॉडी टैग के अंदर कोई पैराग्राफ लिखना है और पैराग्राफ में मैं एक पोम लिखना चाहती हूँ, एक कविता लिखना चाहती हूँ इंग्लिश की। अब बहुत ही सिंपल सी किसी कविता के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हम सब ने बचपन में देखी होगी स्टार, देन हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो इस तरीके से पूरी जो पोम है उसको मैंने लिख दिया। इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। अभी क्या है, ये जो पूरी की पूरी चीज़ है, पूरी की पूरी पोएम है, ये मेरी सिंगल लाइन पर आ रही है। पर पोएम्स उस तरीके से काम नहीं करती। जब भी हम पोएम्स को डिस्प्ले कराते हैं या जब भी हम देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, वो हमेशा कुछ पैराग्राफ्स होता है, फिर नेक्स्ट लाइन पर आता है, फिर नेक्स्ट लाइन पर आता है, तो हमेशा वहाँ पर लाइन ब्रेक्स होते हैं। तो उसी तरीके से लाइन ब्रेक ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे एक बार कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करते हैं और हम ट्विंकल ट्विंकल एक लाइन पर रखेंगे। उसके बाद हम लाइन ब्रेक ऐड करने के लिए यहाँ इंसर्ट कर देंगे अपने BR टैग को, एंड फिर लिटिल स्टार, फिर दोबारा से BR टैग, हाउ आई वंडर, दोबारा से BR टैग, व्हाट यू आर। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरा फर्स्ट तरीका था चीज़ों को लिखने का, और इस तरीके से मैंने सेकेंड टाइम अपनी पोम को थोड़े ज़्यादा रीडेबल तरीके से लिख दिया। तो ये एक बेटर तरीका हुआ। तो BR टैग ने क्या किया, ट्विंकल ट्विंकल लिखने के बाद BR टैग ने क्या किया, सारे के सारे कंट्रोल को, सारे के सारे कंटेंट को अब नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर दिया। तो जहां भी बीच में हमें नेक्स्ट लाइन का ब्रेक चाहिए होता है, वहां हम अपने BR टैग को ऐड कर देते हैं। इसके बाद बात करने वाले हम अपने 3 बेसिक टैग्स की, जिनको हम कहते हैं अपना बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऐसी चीज़ें हैं जो जब भी हमने कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या गूगल डॉक्स यूज़ किया होगा तो हमें आइडिया होगा कि ये क्या करते हैं। बाकी इनका काम होता है टू हाईलाइट टेक्स्ट इन योर पेज, यानी अगर हमने पेज के ऊपर बहुत सारा टेक्स्ट लिख रखा है तो उसको अलग अलग तरीके से हाईलाइट करने के लिए हम इन तीनों टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड टैग के लिए हम लिखते हैं B, और बोल्ड कहने का मतलब है कि जो हमारा टेक्स्ट होगा अब वो थोड़ा सा डार्कर शेड में प्रिंट होगा। चीज़ों को इटैलिक बनाने के लिए हम लिखते हैं I, तो जो होगा वो थोड़ा सा स्लांटेड वे में डिस्प्ले होकर मुझे मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। एंड अंडरलाइन के लिए जो भी मेरा टेक्स्ट होगा उसके नीचे अब एक अंडरलाइन आ जाएगी। तो अंडरलाइन के लिए हम U टैग यूज़ करते हैं, इटैलिक के लिए I टैग, बोल्ड के लिए B टैग। इन तीनों को एक बार यूज़ करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाया था, तो इस पैराग्राफ के अंदर हम चाहते हैं ये जो मेरी फर्स्ट लाइन थी, इस फर्स्ट लाइन के अंदर सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो बोल्ड हो जाए। तो बोल्ड करने के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ अपने B टैग का। B मेरा पेयर में टैग होता है और B के बीच में हम जो भी टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल, ये दोनों वर्ड उठाए और B टैग के बीच में मैंने इंसर्ट कर दिए। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, ट्विंकल ट्विंकल एज कंपेयर टू बाकी टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्डर हो जाएगा, थोड़ा सा डार्कर हो जाएगा शेड में। यहीं पर अगर ये सेकंड लाइन है जिसको हम इटैलिक में यानी थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं B टैग। ये नोट करना है BR टैग और B टैग में डिफरेंस होता है। B और BR से कंफ्यूज नहीं होना। B का मतलब होता है बोल्ड, BR का मतलब होता है ब्रेकिंग द लाइन। लाइन ब्रेक की शॉर्ट फॉर्म, ब्रेकिंग या लॉन्ग फॉर्म ब्रेकिंग द लाइन। तो ये मेरा एक और
यहाँ पर बी की जगह मुझे इटैलिक बनाना है तो इसे आई टैग कर देते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा होकर टेक्स्ट डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। ये टेक्स्ट जबकि कंप्लीटली सीधा है वर्टिकली, और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो ये मेरा इटैलिक फॉर्म में टेक्स्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। एंड तीसरी लाइन को अगर मुझे अंडरलाइन करना है तो हम लिख सकते हैं अपना यू टैग, यू टैग के अंदर ये तीसरी लाइन का टेक्स्ट उठाकर कट एंड पेस्ट, सेव, रिफ्रेश। तो ये तीसरी लाइन पर टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ गया। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम अपने टेक्स्ट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। कोई हेडिंग है जिसको मुझे बोल्ड में करना है, या कोई हेडिंग है जिसको हम अंडरलाइन करके दिखाना चाहते हैं, तो उस तरीके की जो स्टाइलिंग है वो हम अपने पेज के कंटेंट के ऊपर ऐड कर सकते हैं यूजिंग आवर 3 टैग्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं HTML के अंदर कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स हमारे कोड का वो पार्ट होते हैं जो कभी पार्स नहीं होते। जैसे ज़िंदगी के अंदर इधर उधर हमने जब हम नॉर्मली किसी से बात करते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स सुने होंगे, तो कमेंट्स के ऊपर जैसे लाइफ के अंदर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वैसे ही कोड के अंदर भी जो कमेंट्स लिखे होते हैं उस पर हमारा ब्राउज़र ध्यान नहीं देता। यानी कमेंट्स कोड का वो हिस्सा होते हैं जो कोड के अंदर नहीं आते। यानी हमारी फाइल के ऊपर अगर कोई कमेंट हमने लिख दिया तो वो हमारे कोड का हिस्सा नहीं माने जाएंगे, बल्कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मानी जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर मुझे अपने कोड के बारे में ही कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे यहाँ पर मुझे पता है कि ये मैंने एक पोएम लिखी हुई है, मैं बस बताना चाहती हूँ, यहाँ पर लिखना चाहती हूँ कोड के अंदर कि ये पोएम है, बट मैं कुछ भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कराना चाहती। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं सबसे पहले तो अपना एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद हम लिखते हैं अपना एक्सक्लेमेशन, एंड उसके बाद हम लिखते हैं डबल डैश। तो डबल डैश लिखने से क्या हुआ, इस तरीके का कोड मेरे पास आ गया। अब जितने भी हम कमेंट्स लिखना चाहते हैं वो हम इसके बीच में लिखते हैं, और यूजुअली VS कोड में जो कमेंट होते हैं वो ग्रीन कलर से आपके पास हाईलाइटेड होंगे, नहीं तो ग्रेश कलर से हाईलाइटेड होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ग्रीन कलर से ही कमेंट्स हाईलाइटेड होते हैं, और यहाँ मैं अपना जो भी कमेंट में लिखना चाहती हूँ वो लिख सकती हूँ। अब ये ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है तो यहाँ ये अलग से पता चल रहा है ये कॉमेंट है, ये कोड का हिस्सा नहीं है। यहाँ मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, दिस इज अ पोएम इन HTML। यानी हमारे कमेंट के अंदर हम प्लेन इंग्लिश लिख रहे होते हैं, कोई कोड नहीं लिखते, सिर्फ इंग्लिश लिखते हैं। हम जावास्क्रिप्ट में भी कमेंट्स लिख सकते हैं, जब आगे पढ़ेंगे CSS में भी कमेंट्स लिख सकते हैं, यहाँ हम HTML में भी कमेंट्स लिख रहे हैं। एंड जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास कमेंट्स लिखने का कोई ना कोई तरीका होता है। तो कमेंट्स हमारे कोड के लिए नहीं होते। जैसे अगर मैं इसे सेव करूं, रिफ्रेश करूं, तो जो मैंने यहाँ पर लिखा था दिस इज अ पोएम इन HTML, वो टेक्स्ट यहाँ पर कभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये टेक्स्ट क्या है, ये कमेंट है जो कोड का हिस्सा नहीं माना जाता। तो कमेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होते हैं। कमेंट्स यूजुअली कोड पढ़ने वाले के लिए होते हैं, ब्राउजर के लिए, वेबसाइट के लिए नहीं होते। जो हमारा कोड पढ़ता है उसके लिए कमेंट्स होते हैं, ताकि पूरे कोड को पढ़ने की जगह बस हम कमेंट को पढ़ के समझ सके कि कोड के अंदर हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज अ पोएम इन HTML, तो यह पता चल रहा है कि ये जो कोड है ये क्या करता है, ये HTML के अंदर एक पोएम को लिखने के लिए यूज होता है। तो वो चीज़ यहाँ कमेंट को पढ़ के समझ आ रही है। अब अगर मान लेते हैं मुझे VS कोड के अंदर कोई भी ऐसा हिस्सा है, कोई भी ऐसा पार्ट है कोड का जिसको कमेंट आउट करना है, जैसे अगर मैं इस कोड को यहाँ से हटाना चाहती हूँ, ये वाला जो लाइन है इसे हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो इसको सिंपली हम एक कमेंट बना सकते हैं। जैसे ही हम इसे कमेंट बनाएंगे ना, ये लाइन कंप्लीटली हट जाएगी। तो शॉर्टकट कमेंट बनाने का ये होता है कि जितने भी एरिया को, जितने भी पार्ट को कोड के हम अपना कमेंट बनाना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड के ऊपर हम दबाते हैं कमांड और फॉरवर्ड स्लैश। कमांड और फॉरवर्ड स्लैश या कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, मैं आपको लिखकर भी दिखा देती हूँ। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, क्या होता है, ये वाला स्लैश, हमारे कीबोर्ड के ऊपर 2 स्लैशेस होते हैं। इस वाले स्लैश को हम कहते हैं हमारा फॉरवर्ड, यानी सामने वाला स्लैश, और इस वाले स्लैश को हम कहते हैं अपना, ये वाला होता है हमारा बैकवर्ड स्लैश। क्या कहेंगे इसे, स्लैश, ये भी होता है स्लैश। तो जो इस तरीके से डंडा जाता है, क्यों, क्योंकि ये सामने की तरफ है, आगे जो इसका ऊपर वाला एंड है वो सामने की तरफ है, इसीलिए इसको फॉरवर्ड स्लैश बोल रहे हैं। और इस वाले डंडे का ऊपर वाला एंड पीछे की तरफ है, इसीलिए इसको बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं। तो ये सामने की तरफ जा रहा है, ये पीछे से वापस आ रहा है। तो हम कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही क्लिक करेंगे, बैकवर्ड स्लैश नहीं क्लिक करना, तो वैसे ही क्या होगा, हमारा ये वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली कमेंट आउट हो जाएगा, और जैसे ही दोबारा से कंट्रोल या कमांड प्लस फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करेंगे वैसे ही अनकमेंट हो जाएगा। तो कमेंट कर दिया, सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, तो वो ऊपर वाली लाइन कंप्लीटली गायब हो गई। क्यों गायब हो गई, क्योंकि अब ब्राउजर सोच रहा है कि ये तो कमेंट है, कमेंट तो ब्राउजर को समझ आते ही नहीं, तो इसीलिए कमेंट को ब्राउजर कभी दिखा ही नहीं सकता हमारे वेब पेज के ऊपर। इनफैक्ट इसको अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंस्पेक्ट करके हमें अपना पूरा HTML का कोड दिखाई देता है, तो इसमें ये जो कमेंट्स वाला पार्ट है ये पूरा ग्रे में है।
ग्रे में हाईलाइटेड होने का मतलब है ब्राउजर को नहीं समझ में आता कि ये क्या पार्ट है। ब्राउजर सिर्फ इन वाले जो टैग्स हैं नॉर्मली लिखे हुए हैं, जो कमेंट का हिस्सा नहीं है, उनको समझता है मेरा ब्राउजर। तो इसीलिए कमेंट्स को हम कहीं भी लिख सकते हैं। कमेंट्स को यूजुअली हम अपने कोड को डिस्क्राइब करने के लिए, कोड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नोट्स को दिखाने के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक काफी स्पेशल रिसोर्स के बारे में, जो है MDN। MDN क्या है? एक वेबसाइट है। जैसे अगर हम गूगल पर जाते हैं और हम सर्च करेंगे फॉर MDN, तो MDN हमारे लिए खुल जाएगा। MDN मतलब ये वाली वेबसाइट, MDN वेब डॉक्स। इसको हम खोल सकते हैं और इस वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारे आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। ये जो रिसोर्सेज हैं ये डेवलपर्स ने ही एक्चुअली लिखे हुए हैं। ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। हर जो लैंग्वेज होती है, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गई, जैसे जावा हो गई, C++ हो गई, हर लैंग्वेज की एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें उसके सारे रूल्स लिखे होते हैं। तो एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है जिसपे सारे रूल्स लिखे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन लिखी होती है। तो MDN ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर हमें कई सारे ब्लॉग्स, कई सारे गाइड्स और कई सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं। MDN को यूजुअली डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा रिसोर्स माना जाता है ऑनलाइन। इसको हम एक लाइब्रेरी की तरह समझ सकते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। जैसे अगर हम चाहें तो HTML से रिलेटेड चीज़ें सर्च कर सकते हैं, CSS से रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। जैसे अगर मैं HTML में जाऊं तो यहाँ लेफ्ट साइड में कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स मुझे दिखाई देंगे। HTML में यहाँ पर मान लेते हैं मुझे HTML टेबल्स के बारे में कुछ पढ़ना है, या इंट्रोडक्शन टू HTML में मुझे मान लेते हैं डीबगिंग HTML के बारे में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़नी है, तो हम यहाँ से जाकर उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब मोस्टली MDN को हम अपने CSS के जब हम चीज़ें कर रहे होंगे तो उस टाइम पर यूज़ कर रहे होंगे, पर MDN से मैं आपको पहले ही इसलिए थोड़ा सा फेमिलियर करा रही हूँ क्योंकि जब भी आपको लगता है कि हाँ HTML थोड़ा सा आपको बेसिक बेसिक लग रहा है और आपको फील हो रहा है कि और एडवांस चीज़ों की तरफ हम जा सकते हैं, या कोई भी टैग आपने पढ़ा है उस टैग के बारे में आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी एट्रीब्यूट के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हम सिंपली उस टॉपिक का नाम और MDN सर्च करके एक्स्ट्रा जो हमारे पास टाइम बचता है उसमें रीड अप कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे अगर मैं ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में चीज़ें सीखना चाहती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट एंड देन MDN। तो क्या होगा, ऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट ये मेरे लिए खुल जाएगा। तो MDN में ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पूरा का पूरा एक पेज है जिसमें मुझे पता चल रहा है कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। तो इस तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट मुझे दिखाई दे रही है। इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स मुझे पता चल जाएंगे। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में एक रिवर्स्ड एट्रीब्यूट होता है जिससे सारी की सारी जो लिस्ट है रिवर्स ऑर्डर में आ जाती है। रिवर्स ऑर्डर कहने का मतलब है कि अगर हम इसे कर दें रिवर्स्ड, तो क्या हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पर रिवर्स लिख दिया, ये एट्रीब्यूट लिख दिया, वैसे ही क्या हुआ, ये पूरा का पूरा मेरे पास रिवर्स ऑर्डर में आ गया। यानी अब 1 से लेकर 5 तक नहीं आया, अब ये 5 से लेकर 1 तक डिस्प्ले हो रहा है। और इस रिवर्स को मैं यहाँ से हटा दूंगी तो ये क्या होगा, दोबारा 1 से लेकर 5 तक आ जाएगा। तो ये चेंजेस जो है ये यहीं पर हो जाएंगे। हम चाहें तो सेम चेंजेस को अपने VS कोड के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं मुझे टाइप चेंज करना है, तो A और कैपिटल A को तो हमने टेस्ट किया ही था। I रोमन न्यूमरल्स में अगर मुझे नंबर करना है, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं टाइप इक्वल्स I, तो क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से मेरे ऑर्डर मुझे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम इस तरीके की नई नई चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कवर करना चाहते हैं तो हम कभी भी जाकर किसी भी टॉपिक के लिए उसके MDN आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जाकर एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कवर करें। बिल्कुल, अगर आप सिर्फ डेल्टा को फॉलो कर रहे हैं तो भी कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे, बट डेफिनेटली डेवलपमेंट के अंदर या किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जितनी आपकी जिज्ञासा होती है, जितने आपके दिल में एक्सपेरिमेंटेशन करने की इच्छा है, उतनी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। चाहे आप किसी भी टेक्नोलॉजी की बात कर लें, सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, आप कुछ और भी सीख रहे हैं कोडिंग के अंदर, तो आप वहाँ पर जितना मर्जी चाहे उतना आप एक्स्ट्रा जाकर सीख सकते हैं। तो इसीलिए ये एक रिसोर्स है जो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। और आगे जाकर भी कभी कभार अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होंगे जिसमें मान लेते हैं थोड़े बहुत हमें एक्स्ट्रा थ्योरी रीड अप करनी होगी, तो उसको भी हम MDN के ऊपर जाकर रीड अप कर सकते हैं। तो एक तरीके से MDN हमारा पर्सनल इंसाइक्लोपीडिया होने वाला है हमारी डेवलपमेंट जर्नी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करने वाले एक स्पेशल चीज के बारे में कि हमारी जो HTML है, दिस इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। हमारे पास 2 तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं कोडिंग के अंदर। कुछ होती हैं हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस और कुछ होती हैं नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि इस लैंग्वेज के अंदर स्मॉल a और कैपिटल A सेम नहीं होते।
अगर आपने इस तरीके से एप्पल लिखा है और आपने इस तरीके से एप्पल लिखा है तो दोनों के अलग अलग मतलब है। जबकि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो नॉन केस सेंसिटिव होते हैं, उसमें स्मॉल ए और कैपिटल ए का सेम मतलब होता है कि अगर आपने स्मॉल एप्पल लिख दिया है या आपने कैपिटल एप्पल लिख दिया है, दोनों का ही सेम मतलब है। तो इस तरीके की जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको नॉन केस सेंसिटिव कहते हैं। और हमारी HTML एक नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब HTML के अंदर अगर आपने स्मॉल में HTML लिखा है और आपने कैपिटल में HTML लिखा है, दोनों का सेम मतलब है, कोई एरर नहीं आएगा, आपका कोड वैसे का वैसे चलेगा। आप चाहें तो सारे के सारे पैराग्राफ टैग्स को कैपिटल में लिख सकते हैं, हेड टैग को पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं, बॉडी टैग को पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं, या किसी और टैग को भी आप पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं। इनफैक्ट आप कई सारी वेबसाइट्स अपनी लाइफ टाइम में देखेंगे जहां पर क्या होगा, HTML का जो कोड लिखा होगा ना, कुछ वेबसाइट्स पर कोई सैंपल एग्जांपल्स आप देखेंगे या कोई आर्टिकल आप पढ़ेंगे, उसमें हो सकता है HTML का कोड कैपिटल में लिखा हो। तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि HTML केस सेंसिटिव नहीं है, तो कैपिटल कोड भी चलेगा। बट हम जितनी भी प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें हम अपने स्मॉल केस में यानी स्मॉल तरीके से लिखने वाले हैं। बट अगर आप कैपिटल तरीके से भी लिखना चाहते हैं तो भी कोई एरर नहीं आएगा। बट आगे जाकर जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो जावास्क्रिप्ट हमारी क्या होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। इसीलिए हम पहले से ही कैपिटल लिखने की आदत ना बनाएं तो ठीक है, क्योंकि आगे जाकर फिर वो आदत हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्मॉल ए और कैपिटल ए अलग अलग होते हैं, स्मॉल बी कैपिटल बी अलग अलग होते हैं। या फिर अगर हमने और लैंग्वेजेस देखी होंगी, जैसे जावा हो गई, जैसे C++ हो गई, ये भी हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस होती हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, वो केस सेंसिटिव होती हैं। पर जैसे HTML हो गया या SQL हो गई, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस, जो हम डेटा बेसिस करते टाइम सीखेंगे बाद में, तो ये भी हमारी नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। बट उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि एक ही सेट रूल जो है उसको फॉलो करें। बट अभी के लिए ये हमें पता चल गया, इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर एक पैराग्राफ टैग लिखती हूँ, मान लेते हैं मैंने कैपिटल P से एक पैराग्राफ टैग लिखा, यहाँ लिख लेते हैं दिस इज अ पैराग्राफ, एंड उसके बाद हम चाहें तो एक H3 टैग बना सकते हैं, इसे कैपिटल H3 कर देते हैं, कैपिटल H3 टैग, दिस इज अ हेडिंग, सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरा पैराग्राफ आ गया, ये मेरी हेडिंग आ गई। मतलब कोड वैसे का वैसा काम करेगा, चाहे आप कैपिटल P लिखें चाहे आप स्मॉल p लिखें। तो यहाँ से HTML के केस सेंसिटिव होने का हमें प्रूफ मिलता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर हमें बनाना है एक पोर्टफोलियो पेज। तो आपने पोर्टफोलियो पेजेस अगर रियल लाइफ के अंदर देखे होंगे तो वो काफ़ी बड़े बड़े, काफ़ी एक्सटेंसिव, काफ़ी सुंदर होते हैं। पर अभी तक हमने पिद्दी सी बेसिक सी HTML सीखी है, तो उतना ज़्यादा सुंदर अपना पोर्टफोलियो पेज हम नहीं क्रिएट करने वाले। हम एक बेसिक सा सिर्फ HTML को यूज़ करके बहुत ही बेसिक छोटा सा पोर्टफोलियो पेज क्रिएट करेंगे, जिसमें हमें टॉप पे अपना नाम ऐड करना है, अपनी एक फ़ोटो हम ऐड करेंगे, और हम सेक्शंस बना सकते हैं। मतलब एक पहले हम एजुकेशन के बारे में लिखेंगे अपनी, फिर हम स्किल्स के बारे में लिखेंगे, फिर हम हॉबीज़ के बारे में लिखेंगे, फिर हम कॉन्टैक्ट के बारे में लिखेंगे। तो पोर्टफोलियो पेज के लिए हम क्या करने वाले हैं, टॉप पे जब नेम ऐड करेंगे तो नेम को हम H1 टैग में ऐड करने वाले हैं। पिक्चर को हमें पता है हम अपने इमेज टैग के अंदर ऐड कर सकते हैं। सेक्शंस के लिए ये जो एजुकेशन है या स्किल्स है या हॉबीज़ हैं या कॉन्टैक्ट हैं, इनको हम लिस्ट्स की फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार क्या करना है, यहाँ पर पॉज करके आपको खुद का अपना पोर्टफोलियो पेज बनाने की कोशिश करनी है। फिर अभी हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके साथ आप टैली कर सकते हैं। कुछ आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा कर देना चाहिए था, यहाँ पर मुझे कुछ और ऐड कर देना चाहिए था, तो वो आप बाद में जाकर उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं फाइनल सोल्यूशन देखने के बाद। एंड अगर आपने कुछ और खुद से ही एक्स्ट्रा किया है देन वेल डन एंड कंग्रेचुलेशंस, आप अपना डेवलपर वाला जो माइंडसेट है उसको बहुत बढ़िया तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। तो एक बार सॉल्व करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 को। ये मेरी index.html फाइल थी, इसके अंदर का कंटेंट हम हटा लेते हैं और इसको टाइटल दे देते हैं, लेट्स कॉल इट पोर्टफोलियो पेज, सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरा पोर्टफोलियो पेज यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे ऊपर तो H1 टैग के अंदर हम अपना नाम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लिए एक पोर्टफोलियो पेज बनाऊंगी, बट आपको क्या करना है, उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है। यानी अगर यहाँ पर मैं श्रद्धा खापरा लिख रही हूँ तो आपका नाम अगर राहुल कुमार है या आपका नाम अगर नेहा कुमारी है तो आपको अपने हिसाब से अपना नाम लिखना है और अपनी अचीवमेंट्स या अपनी डिफरेंट चीज़ें लिखनी है। तो ये हमारा नाम हो गया। उसके बाद मैं एक छोटा सा टाइटल ऐड कर सकती हूँ, अपने बारे में मैं एक लाइन ऐड कर सकती हूँ, आई लव टू टीच। लेट्स सपोज मैंने कुछ इस तरीके का ऐड किया, रिफ्रेश, तो ये मेरे पास एक और लाइन आ गई। अब मैं अपनी कोई फ़ोटो ऐड कर सकती हूँ। तो फ़ोटो के लिए इमेज टैग हमारे पास होता है। इमेज के अंदर सबसे पहले तो फ़ोटो का लिंक चाहिए। अब
आपके पास अपनी जो भी फ़ोटो होगी उसको आप अपने फॉर्मेट में डाल सकते हैं। लेट मी सर्च फॉर माई फ़ोटो की कोई डिसेंट सी फ़ोटो आती है क्या इंटरनेट से। ये वाली जो फ़ोटो है इसको हम कर लेते हैं सेव इमेज एंड इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। कहाँ डाउनलोड करेंगे? अपने क्लासरूम फोल्डर के अंदर इसको सेव करके डाउनलोड कर लेते हैं एंड इसका हम नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, VS कोड के अंदर से ही नाम चेंज हो सकता है। ये वो फोटो थी जिसको हमने डाउनलोड किया है, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आता है VS कोड में। रीनेम करके इसको मैं कर सकती हूँ माई फोटो एंड एंटर। तो ये क्या हुआ? माई फोटो इसका नाम हो गया। एंड यहाँ पर सोर्स में मैं लिख सकती हूँ माई फोटो डॉट JPEG और ऑल्टरनेट में इसको मैं कर सकती हूँ SK फॉर माई फोटो। सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ? ये मेरी फ़ोटो आ गई है। अब इस फ़ोटो को मैं जुगाड़ करके रीसाइज करने वाली हूँ, बट मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूँगी कि ये अच्छी प्रैक्टिस है। इसको हम थोड़ा सा छोटा करने वाले हैं, तो मैं 2 एट्रीब्यूट्स इसके अंदर ऐड कर दूँगी, हाइट एंड विड्थ। तो एक छोटी सी फ़ोटो यहाँ पर डिस्प्ले होकर दिखाई दे रही है। ये फ़ोटो एक्चुअली मेरी सेकेंड ईयर इंटर्नशिप की है, जब मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप मैंने की थी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। तो पीछे बैकग्राउंड में माइक्रोसॉफ्ट का जो हैदराबाद का मेन कैंपस है वो दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ। सामने की तरफ मैं हूँ मुस्कुराते हुए। एंड काफ़ी बहुत ही अच्छा दिन था, क्योंकि ये शायद हमारा लास्ट या सेकंड लास्ट डे था इंटर्नशिप का। एंड इसी दिन मुझे पता चल गया था कि नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे रिटर्न ऑफर मिल गया माइक्रोसॉफ्ट में। तो इट वॉज़ अ वेरी हैप्पी डे फॉर मी। तो ये मेरी फ़ोटो आ गई है एंड आपको भी इसी तरीके से अपनी फ़ोटो ऐड करनी है। मेरी फ़ोटो ऐड नहीं करनी, आपको अपनी फ़ोटो ऐड करनी है। और उस फ़ोटो को कैसे ऐड करेंगे? इस फोल्डर के अंदर पहले डाल देना है, क्लासरूम नाम के फोल्डर के अंदर। फिर उसका यहाँ पर आपको सोर्स लिंक ऐड कर देना है। तो हमने नाम ऐड कर दिया, हमने फ़ोटो ऐड कर दी। अब इसके बाद ऐड करते हैं अपने डिफरेंट सेक्शंस। सबसे पहले एजुकेशन सेक्शन की बात करेंगे, तो मैं H2 टैग को यूज़ करने वाली हूँ अपने एजुकेशन सेक्शन को क्रिएट करने के लिए। रिफ्रेश, तो ये मेरा एजुकेशन सेक्शन आ गया। अब एजुकेशन सेक्शन के अंदर हम अपनी एक कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक स्पेस दे देते हैं एक लाइन का, ताकि सेक्शंस अलग अलग आ जाएं थोड़े से। एजुकेशन सेक्शन के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाकर सबसे पहले हम अपना 12th क्लास की एजुकेशन कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज़ 12th क्लास। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद या 10th से हम स्टार्ट कर सकते हैं 12th क्लास। एंड उसके बाद हम ये बेसिकली पोर्टफोलियो में वही चीज़ें मेंशन होती हैं जो एक तरीके से रेज्यूमे में होती हैं। तो पहले हम 10th बताते हैं, फिर हम 12th बताते हैं, फिर हम अपना कॉलेज बताते हैं। तो कॉलेज में मुझे याद करना पड़ रहा है मैंने क्या किया था। मैंने की थी बैचलर इन इंजीनियरिंग, और ये मैंने किया था कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। तो CS की जगह हमारे कॉलेज में COE बोलते थे कंप्यूटर इंजीनियरिंग को। रिफ्रेश, तो ये 3 चीज़ें आ गई है मेरे पास बुलेट पॉइंट की फॉर्म में। हम चाहें तो इसको और ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इतने पार्ट को बोल्ड बना सकते हैं। पहले इतने पार्ट को बोल्ड बनाते हैं। बोल्ड बनाने के लिए हम B टैग को यूज़ करते हैं। तो इसको कट करके यहाँ पर B टैग के अंदर लिख देते हैं एंड इसके यहाँ पर एक कोलन लगा देते हैं। और यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ 10th क्लास, या ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं CBSE से 10th क्लास पास की थी। और उसके बाद हम अपने मार्क्स लिख सकते हैं। सो आई गॉट 10 CGPA इन 10th क्लास। छोटे बच्चों वाले मार्क्स हम लिख सकते हैं। एंड इसी तरीके से 12th क्लास के लिए दोबारा से अपना बोल्ड टैग हम लिख सकते हैं 12th क्लास। एंड सेम तरीके से वी कैन, अब यहाँ पर मैं तो अपने मार्क्स और सारी चीज़ें लिख रही हूँ, आपको अपने लिखनी है, कोई परेशानी नहीं है। कम मार्क्स है किसी के, अगर ज़्यादा मार्क्स हैं, ज़्यादा देख के कोई बुरा फील नहीं करना, सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। ज़्यादा मार्क्स वाले भी कॉलेज के अंदर अगर नहीं पढ़ते तो करियर को हैम्पर करता है, और कम मार्क्स वाले भी अगर कॉलेज के अंदर पढ़ जाते हैं तो हमारे करियर को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। तो उस चीज़ में घबराने की बात नहीं है। कॉलेज जो है, अगर उसमें आप स्किल्स गेन कर लेते हैं उस टाइम के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ मैटर करती है आपके ओवरऑल करियर की टर्म्स में। तो इस चीज़ को भी थोड़ा बोल्ड टैग के अंदर ऐड करते हैं। एंड यहाँ पर कॉलेज GPA, जिसको करने में शायद कभी उतनी मेहनत या एज सच नहीं लगा, पर ठीक है, इस तरीके से हम कुछ कुछ दिखा सकते हैं। ये वैसे उतना देखने में अच्छा नहीं लग रहा, बट बेसिकली एजुकेशन जो सेक्शन था उसके लिए हमने कुछ कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिखा दी हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जिसको हम क्रिएट करेंगे, ये है हमारा स्किल्स सेक्शन। तो यहाँ पर दोबारा से हम अपना H2 हेडिंग टैग यूज़ करके अपनी स्किल्स लिख सकते हैं। तो उसके लिए भी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। फर्स्ट जो लिस्ट है उसमें मान लेते हैं हमारी स्किल में हमने लिख दिया HTML, उसके बाद हम CSS लिख सकते हैं, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं।
एंड उसी तरीके से नेक्स्ट लाइन के अंदर वी कैन राइट Node.js, या फिर उसके अलावा मान लेते हैं हमने SQL लिख दिया। एंड नेक्स्ट जो लिस्ट है, क्योंकि मुझे जावा भी आता है तो मैं यहाँ जावा लिख सकती हूँ, या फिर इफ़ आई वांट टू राइट आई कैन ऑल्सो राइट पाइथन। तो इस तरीके से मल्टीपल स्किल्स जो हैं उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स के अंदर लिख दिया। नेक्स्ट जो सेक्शन हम बनाने वाले हैं ये है मेरा हॉबीज़ सेक्शन। तो हॉबीज़ नहीं लिखना है यहाँ पर, H2 वाला जो टैग है इसके अंदर हम लिखेंगे हॉबीज़। हॉबीज़ के अंदर हम अपनी मल्टीपल हॉबीज़ को ऐड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या क्या हॉबीज़ हैं, मान लेते हैं लेट्स सपोज इफ़ रीडिंग इज़ माय हॉबी, जो आजकल मैं उतना कर नहीं पाती, रीडिंग हॉबी है, या फिर डिबेटिंग हम लिख सकते हैं, रिफ्रेश। तो इस तरीके से 2-3 हॉबीज़ हम लिख सकते हैं। अब जो लास्ट सेक्शन हम बनाएंगे ये होने वाला है कॉन्टैक्ट का सेक्शन। तो H2 टैग, इसमें लिखेंगे कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट मी के अंदर हम कॉन्टैक्ट मी के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। इसमें फर्स्ट लिस्ट के अंदर सबसे पहले तो हम अपना ईमेल दे सकते हैं। तो यहाँ पर बोल्ड टैग के अंदर मैं लिखने वाली हूँ ईमेल, एंड लेट्स कॉल दिस ईमेल hello@, या इसको कर देते हैं delta@apnacollege.in, सेव, रिफ्रेश। तो ये हमारा ईमेल हो गया कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर लिस्ट आइटम में मैं चाहूँ तो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी ऐड कर सकती हूँ। तो यूजुअली जो हमारे पोर्टफोलियोज होते हैं, रेज्यूमे होते हैं, उसके अंदर हम अपनी गिटहब और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड करते हैं। गिटहब जो है, गिटहब को अभी हमने सीखा नहीं है, इसीलिए उसकी प्रोफाइल लिंक नहीं ऐड करने वाली। लिंक्डइन हम सबको यूजुअली जनरली पता होता है लिंक्डइन क्या होता है, तो मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हम सिंपली एक एंकर टैग क्रिएट कर सकते हैं। एंकर टैग के अंदर मैं लिख सकती हूँ लिंक्डइन, सेव, रिफ्रेश। पर यहाँ पर सिर्फ लिंक्डइन टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको लिंक करने के लिए आई कैन एक्चुअली सर्च फॉर माय लिंक्डइन प्रोफाइल। तो श्रद्धा खापरा लिंक्डइन अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पर अगर क्लिक करें तो दिख ही रहा है ऑलमोस्ट क्या ये मेरा लिंक आएगा। इसको कर लेते हैं कॉपी, एंड यहाँ पर एंकर टैग के अंदर href के अंदर इसे कर देते हैं पेस्ट, इसे कर देते हैं क्रॉस, रिफ्रेश। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब लिंक्डइन प्रोफाइल का मेरे पास लिंक आ गया। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही क्लिक करके तो मेरी खुल ही जाएगी मेरे कंप्यूटर के अंदर, बट बेसिकली इसे क्लिक करेंगे जैसे ही तो लिंक्डइन प्रोफाइल दूसरे पेज के ऊपर जाकर खुल जाएगी। अगर आप क्लिक करते हैं, डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो सेम पेज के ऊपर खुलेगी, लेकिन अगर हम कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, फिर इसे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे खुलेगी। या फिर अगर हम इस पर राइट क्लिक करके यहाँ लिखेंगे ओपन इन न्यू टैब, तो ये क्या होगी, नए टैब के अंदर जाकर खुलेगी। तो इस तरीके से एंकर टैग काम करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम लिख सकते हैं। हम चाहें तो लास्ट में एक और चीज़ मेंशन कर सकते हैं, तो मेड विद लव बाय लेट्स से अपना कॉलेज, मेड विद लव बाय अपना कॉलेज। अब ये जो लव है इसकी जगह अगर मुझे हार्ट का सिंबल दिखाना है तो आई कैन जस्ट सर्च गूगल फॉर हार्ट सिंबल। तो अगर हमें अलग अलग सिंबल्स दिखाने होते हैं ना, अगर अपने HTML के अंदर हार्ट सिंबल इन HTML सर्च कर लेते हैं, अगर हमें अलग अलग सिंबल्स दिखाने होते हैं गूगल अपने HTML कोड के अंदर, तो उसके लिए हमारे कुछ कुछ नाम्स होते हैं। इनको हम और ज़्यादा डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे, पर ये एंड हार्ट्स अगर मैं इस तरीके से नेम कोड होते हैं इनके HTML के लिए, अगर लव की जगह मैं ये नेम कोड लिख देती हूँ तो उसकी जगह क्या होगा, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ लव की जगह एक्चुअल हार्ट, इसे थोड़ा सा जूम इन करते हैं, एक्चुअल हार्ट मेरे लिए डिस्प्ले होकर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आगे जाकर हम और ज़्यादा नेम कोड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। काफ़ी कुछ जितनी भी स्किल्स हमने गेन की थी अभी तक, चाहे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई हो, चाहे वो हमारे एंकर टैग हो गए हो, चाहे वो इमेज हो गई हो, काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ करके हमने एक बेसिक सा अपने लिए पोर्टफोलियो पेज बना लिया है। और आपको भी इसी तरीके का एक पोर्टफोलियो पेज अपने लिए बनाकर तैयार करना है साथ के साथ एज पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। तो आई होप कि HTML करते हुए आपको मज़ा आ रहा है। तो अभी तक हमने HTML के अपने लेवल 1 को कंप्लीट किया है और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम शुरुआत करने वाले हैं अपने HTML के लेवल 2 की।